हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ लिया होगा पास्ट एडजस्टमेंट, और हम लोगों ने उसकी एक डाउट सेशन क्लास भी ले ली है। होपफुली आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस डाउट को भी डिस्कस कर सकूं। लेकिन चलिए अपने सफर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा सफर क्या है। आज हमारे को क्या करना है, हमें अब दो टॉपिक पेंडिंग और रह गए। अगर हम इन दो टॉपिक को और कवर कर लें तो हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फंडामेंटल। और आप जैसे जैसे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं आप ये बात समझ रहे होंगे कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने ज्यादा कंसेप्ट। एग्जामिनर ने बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट को इकट्ठा करके ये चैप्टर बनाया है। हालांकि डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है कई बार, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पर इस चैप्टर में उसको पढ़ाया गया। एनीवे, तो आज का टारगेट क्या है, गारंटी टू पार्टनर। अब स्टूडेंट को थोड़ा सा ये टॉपिक पहली बात तो कंफ्यूज करता है कि सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर ये गारंटी जैसे टॉपिक का लॉजिक क्या है और आप इसको इस चैप्टर से कनेक्ट कैसे करोगे, यानी कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बेस कैसे बनाओगे। ये आप मुझे दो बातें अगर आप समझा दो कि एक तो गारंटी का मीनिंग क्या है, गारंटी टू पार्टनर, दूसरा इसको इस चैप्टर से हमें कनेक्ट कैसे करना है, किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं तो आप लोग गारंटी समझ जाएंगे। होपफुली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरह से पास्ट एडजस्टमेंट एक अच्छा टॉपिक है, अगर होपफुली आपके स्कूल में एग्जाम होंगे, जैसे कई बच्चे मुझे फोन कर रहे हैं कि उनका अप्रैल एंड में स्कूल ने एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट रखा है, तो अगर आपके स्कूल में सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब लगभग इस तरह के क्वेश्चंस की जगह भी इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से बनती है। वो एग्जामिनर आपसे जरूर बात करेगा उस टॉपिक के ऊपर। एनीवे, फिलहाल हमारा टारगेट क्या है, हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, हम इस टॉपिक को कैसे समझें, आज हम इस पे बात करते हैं। देखिए, गारंटी को आप समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा व्हाट इज गारंटी टू पार्टनर। आप ये समझिए कि ये दो पर्सन हैं, या यूं समझिए कि तीन अच्छे दोस्त हैं। ए, मिस्टर ए नाम है इसका, एक का नाम है मिस्टर बी और एक का नाम है मिस्टर सी। और तीनों ही जब स्कूलिंग चल रही थी तो तीनों का ही एक सपना था कि ये तीनों मिलके एक दिन डॉक्टर बनेंगे, यानी कि एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ एफर्ट्स भी मारने पड़ते हैं। वो एफर्ट्स पे ये लोग बिलीव नहीं करते थे। अब हुआ ये कि ए, बी ये दो ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे जो बहुत रिच फैमिली थी। तो ठीक है, इन्होंने भी सपने देखे। यहां पर जो सी था, ये था तो चलो अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना तो इसने भी देखा था, लेकिन ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एनीवे, हुआ क्या, हुआ ये कि ए, बी, सी तीनों ही डॉक्टर बनने का सपना देख के बैठे हुए हैं साहब, लेकिन ए और बी जो है वो एफर्ट्स नहीं मार रहे। यानी कि उन्हें लगता है कि एक फैमिली बैकग्राउंड हमारा स्ट्रांग है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हमारा स्ट्रांग है, तो ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है उनके बच्चे चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, फाइनेंस रिलेटेड मैटर को या करियर रिलेटेड मैटर को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यार करना तो अल्टीमेटली उन्होंने बिजनेस ही है। यही सोच ए और बी के अंदर भी कहीं काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने ये जिद पकड़ रखी थी कि वो डॉक्टर बनकर ही रहेंगे, एक जिद थी उनकी। एनीवे, खैर तीनों का सफर बढ़िया चल रहा है। अब हुआ ये कि स्कूलिंग हुई, स्कूलिंग होने के बाद सबके रास्ते अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हुआ ये कि स्कूलिंग में जो सी ने अच्छे मार्क्स लिए और उसने एक गवर्नमेंट सीट निकाली और मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम क्रैक किया और उसने एक डॉक्टरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। अब ऐसे में हुआ ये कि ए और बी साहब, ए और बी ने कोई सीट नहीं निकाली गवर्नमेंट की, कोई, क्योंकि वो एफर्ट नहीं किए तो एंट्रेंस क्रैक नहीं हुआ, लेकिन अपने पेरेंट्स के आगे जिद पकड़ ली कि नहीं भाई, बनना तो डॉक्टर ही है, बनेंगे तो हम सर डॉक्टर ही। तो क्या करें, तो ए और बी ने अपने पापा को बोला कि भाई पापा साहब एक काम कीजिए, क्या कि हमारे को डॉक्टर बनाना आपका काम है, हमारी जिद है कि हमारे को तो डॉक्टर ही बनना है। खैर एनीवे, पापा ने मोटा डोनेशन दिया, मोटे सोर्स लगाए, मोटे सोर्स लगा के किसी तरह से उनका किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करा दिया गया कि चलिए आप भी डॉक्टर बनिए साहब, शौक है तो बनिए डॉक्टर। अब जरा देखना कि दो तरह के डॉक्टर बन रहे हैं, एक वो डॉक्टर जो बेसिक नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक वो डॉक्टर जो सेल्फ असेसमेंट अपनी मेहनत के बेस पे आगे बढ़ रहे हैं। दोनों ही डॉक्टर बनने का सपना देख के बैठे हैं। ए और बी ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा है, सी ने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा है।
अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सर टाइम बदलता गया, टाइम बीतता गया और अब ये तीनों ही डॉक्टर बन चुके हैं। फर्क साफ है क्योंकि इसके पास ज्यादा सोर्सेस नहीं थे, तो सी ने क्या किया, अपना एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया और अपने एक छोटे से क्लिनिक में ये लोगों की ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। ये है मिस्टर सी, यानी कि डॉक्टर सी के नाम से अब ये जाना जाता है। तो एक अपना छोटा सा क्लिनिक खोला और इसने अपना काम करना साहब स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, कह रहे सर अब हुआ ये कि क्योंकि ये रिच फैमिली से बिलोंग थे तो इन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, सपना इनका भी पूरा हो गया। लेकिन ए और बी यहां रुके नहीं। उन्होंने कहा भाई डॉक्टर तो हम इसलिए बने हैं कि हम एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसकी बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो, एसी लगा हो, बढ़िया एसी एम्बुलेंस हो, बढ़िया एकदम मल्टी लेवल का जो होता है आपका हॉस्पिटल, उस टाइप का हॉस्पिटल खोलने की इनकी तमन्ना थी साहब। तमन्ना थी तो तमन्ना थी, अब तमन्ना पूरी हुई। तो तमन्ना पूरी होगी कैसे, क्या लगा साहब फिर पहुंच गए अपने पापा के पास और पापा को जाके बोला पापा हॉस्पिटल खोलना है और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल खोलना है। एनीवे पापा ने कहा चलो ठीक है यार, जहां इतनी तमन्ना है तुम्हारी पूरी की है, ये भी सही। अब ये हुआ कि इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया साहब, मल्टी बिल्डिंग बनी हुई है, मल्टी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इन लोगों ने खोल लिया। इस हॉस्पिटल को पार्टनरशिप में स्टार्ट किया ए एंड बी ने, हम पार्टनर हैं आपस में और अब हम इससे हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट एडमिट होंगे उनका इलाज करेंगे, उनको ठीक करके पैसे लेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट आपस में बांट लेंगे, व्हाटएवर। इनका एक इस तरह का बिजनेस इन्होंने प्लान कर लिया हॉस्पिटल के अंदर। और सी बेचारा जो कि गवर्नमेंट सीट निकाल के लिखा है बट फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उसने एक क्लिनिक, छोटा सा क्लिनिक उसने लिया और वहां पर उसने काम स्टार्ट कर दिया, डॉक्टर ट्रीटमेंट वो कर रहा है। चलिए बढ़िया। कुछ समय और बीता, साल डेढ़ साल और बीत गए साहब। अब साल डेढ़ साल और बीतने के बाद क्या हुआ वो सुनिए। साल डेढ़ साल बीतने के बाद हुआ ये कि जो सी है इसने अपने यहां पर एक बोर्ड लगा दिया कि भाई अगर आपको आना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लिए बिना मैं पेशेंट नहीं देख पाऊंगा क्योंकि उसके पेशेंट की इतनी भीड़ होती थी। और दूसरा इसने अपनी कंसल्टेशन फीस रख दी 1000 पर पेशेंट कि साहब पर पेशेंट, और जो एक आएगा तो 1000 कंसल्टेशन फीस दे देंगे आप और प्लस आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो एक इसके बाद भी इसके नंबर नहीं आ रहा, व्हाटएवर, इस तरह का लेवल का ये डॉक्टर बन गया क्योंकि जिसकी ट्रीटमेंट करता है वो ठीक हो जाता है, ऐसा उस एरिया में फेमस हो गया। अब साहब हुआ ये कि इनका भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, लेकिन इनके हॉस्पिटल के बारे में एक तो पेशेंट नहीं आता, दूसरा जितने भी उस सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने एक अजीब सी राय बना ली। राय ये बना ली कि साहब मोस्टली पेशेंट अंदर जाते हुए दिखते तो हैं, मोस्टली पेशेंट, जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल के अंदर जाता है वो अंदर जाता हुआ तो दिखता है पर बाहर आता हुआ नहीं दिखता। ऐसा उस एरिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर, साहब इस हॉस्पिटल में अरे रे रे रे, उस हॉस्पिटल में जाने का मतलब तो बस वैसा जाना ही है, आना नहीं है। इस तरह की इमेज बन गई साहब। हॉस्पिटल चल नहीं रहा, अब हॉस्पिटल चल नहीं रहा, लोग जाते नहीं है तो इतनी इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ए और बी एक दिन टेंशन में बैठे हुए हैं कि हम आखिर अपने हॉस्पिटल को कैसे चलाएं, कैसे इस हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आए, इस एरिया में इसकी गुडविल बने, कैसे बिजनेस में प्रॉफिट हो। ये सारी बातें इनके दिमाग में अब चलने स्टार्ट हो गई। देखिए हॉस्पिटल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो बिल्डिंग का मोहताज नहीं होता, वो अच्छे डॉक्टर्स का मोहताज होता है। डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए इसके अंदर, ऐसे डॉक्टर जिसके ट्रीटमेंट का बेनिफिट पब्लिक को मिले। अब हुआ ये कि किसी ने इनको आइडिया दिया कि यार तुम यहां बैठे हो, खाली बैठे रहते हो हॉस्पिटल के अंदर, कोई काम धंधा नहीं तुम्हारे पास, इससे अच्छा ये नहीं कि आप तुम एक बहुत बढ़िया डॉक्टर, उस एरिया के जो सबसे बढ़िया डॉक्टर है उनसे बात करो, अगर वो तुम्हारे यहाँ आके बैठेंगे तो डेफिनेटली तुम्हारा हॉस्पिटल चल पड़ेगा। खैर एनीवे, ए और बी में मनी का एटीट्यूड है, पैसा बहुत है इनके पास। अब मनी का एटीट्यूड है फिर भी चलो कोई बात नहीं, किसी ने इनको राय दी कि एक कोई डॉक्टर सी है, अगर वो तुम्हारे यहां आके बैठ जाए, अगर वो डॉक्टर तुम्हारे यहां आकर बैठ जाए तो तुम्हारा हॉस्पिटल चलने लग जाएगा। ठीक है साहब, कहानी बढ़ती है। कहानी आगे कैसे बढ़ती है? कहानी ऐसे आगे बढ़ती है कि ए और बी सी का नाम सुन के ढूंढते ढूंढते सी के पास पहुंच जाते हैं, और जब वो सी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सी तो हमारा ही जान पहचान का पुराना दोस्त निकला। अब उन्होंने सी को बोला, अबे तू यहां बैठा हुआ है? अरे वाह बहुत बढ़िया है, इतने छोटे से क्लिनिक में क्या कर रहा है यार? एक तेरा छोटा सा रूम है, इसमें तो दम भी घुटता होगा यार, पेशेंट के बैठने की भी जगह ढंग से नहीं है इसमें। तो सी ने कहा भाई मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगा साहब एक काम कर, तेरे को हम मौका देते हैं,
हम तेरे को एक चांस देते हैं तेरे को जिंदगी सुधारने का, तेरी जिंदगी बन जाएगी। इस छोटे से कमरे को छोड़ और तू हमारे बड़े हॉस्पिटल के अंदर आ जा, हम तुझे पार्टनर बनने का मौका देते हैं। हम तेरे को अपना पार्टनर बनाएंगे, जो प्रॉफिट होगा वो तेरा हम आपस में मिलके बांट लेंगे, इक्वल प्रॉफिट बटेगा। मान लो अगर ए भी आ गया, बी भी और सी भी पार्टनर आ गया तो 1:1:1 की रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। यानी कि सी को लालच दिया कि तेरे को प्रॉफिट में 1/3 शेयर भी मिलेगा। जाओ, हमारा अगर तू पार्टनर बन जाता है तो साहब कहानी ये बनती है कि सी बड़े रिस्पेक्टफुली तरीके से मना कर देता है और वो ए और बी को कहता है कि साहब आपको मुबारक हो आपका हॉस्पिटल, मैं अपने इस छोटे से क्लिनिक में ही सेटिस्फाइड हूं, मुझे आप लोगों का पार्टनर नहीं बनना। ठीक है, मेरी जिंदगी यहां बहुत मजे में कट रही है। तो ए और बी ने कहा भाई एक बात बताइए, इतने छोटे से क्लिनिक में तो क्या कमा लेता होगा? कहने सर कमाता क्या हूं, 1000 रुपए एक पेशेंट से लेता हूं, बिफोर अपॉइंटमेंट मेरी चलती है, तो अपॉइंटमेंट जो है लगभग पर डे एक दिन के 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं, एक दिन के पर डे 100 पेशेंट। अब मान के चलो कि अगर 100 पेशेंट ये डेली देखता है तो बताओ इसकी पर डे की इनकम कितनी हो गई, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो एक दिन में ये 1 लाख रुपए की कंसल्टेशन फीस ले लेता है। अगर महीने में 30 दिन ये बैठता है, मान लो चलो 30 दिन छोड़ो 20 दिन मान लो, 20 दिन भी अगर ये अपना क्लिनिक ओपन करता है तो बताओ इसकी पर मंथ इनकम कितनी हो गई? पर मंथ इनकम 20 डेज भी अगर ये बैठता है तो 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस पर मंथ इसकी इनकम बैठती है। और अगर ये 20 लाख रुपए एक महीने में कमाता है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा? 12। इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो तो क्या हुआ? 2,40,00,000 रुपीस की इसकी इनकम है। एक साल में ये 2,40,00,000 रुपए कमाता है एक क्लिनिक में बैठ के। साहब सी ने बड़े ही रेस्पेक्टफुली तरीके से ए और बी को समझाया कि मैं इस छोटी सी इनकम में सेटिस्फाइड हूं, मुझे भगवान दाल रोटी दे रहा है, मेरी दाल रोटी इस क्लिनिक से ही चल जाती है। साहब ए और बी को समझ में आ जाती है बात कि यार ये कौन सी दाल रोटी है जो 2,40,00,000 रुपए में चलती है, और हमें साले यहां पर इतने अमीर होके भी हम इतनी इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा नहीं कमा पा रहे। लेकिन साहब बात फिर वहीं आती है, एटीट्यूड फिर काम करता है और ए और बी उससे लालच पे लालच देते रहते हैं, लेकिन सी नहीं मानता और सी कहता है मुझे आप लोगों के साथ काम नहीं करना। को आगे बढ़ाते हैं कि बेटा अब क्या हुआ, अब कहानी में क्या ट्विस्ट है कि साहब ए और बी सी के पास गए, सी ने मना कर दिया। अब कहानी में कैसे आगे बढ़े? ए और बी कह रहे हैं यार हॉस्पिटल तो चलाना है, हॉस्पिटल को तो किसी भी तरह से सक्सेस बनाना है, अब क्या करें ये कि इन्होंने फिर से, क्योंकि ए और बी को आदत पड़ चुकी थी बचपन से पापा के पास भागने की, ये बेचारे डॉक्टर बनने के बाद भी पापा के पास ही भाग रहे हैं। यही बात समझनी होगी आप लोगों की कि जो लोग, अब आप लोग सीनियर क्लासेस में हैं, 12th क्लासेस में, जब तक आप हेल्प लेते रहोगे आपको हेल्प की जरूरत जिंदगी भर महसूस होगी। बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं उसके बावजूद भी वो जाके बोलते यही हैं कि पापा आप क्या करें। ठीक है, एनीवे मैं ये नहीं कहता कंसल्ट करने में कोई बुराई है, लेकिन हर बार उन पे बर्डन बनना भी बुराई है, हर बार उनको घसीटना बुराई है। इसलिए आदत डालो सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जो मैं बात भी कर रहा था वीडियो के अंदर कि आपके अंदर आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि रास्ते खुद बना लो। पर चलो बात की बात है, फिलहाल इन्होंने ए और बी ने फिर से आके पापा को बोला कि पापा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ गई है, हॉस्पिटल चल नहीं रहा है, हमारा ही एक फ्रेंड था सी और वो इतना पैसा कमा रहा है, हम चाहते हैं कि वो हमारा पार्टनर बन जाए। हम उसके पास गए भी, उसने मना कर दिया। पापा ने कहा बेटा तुमने उससे आके क्या बोला? हमने उससे बोला कि देख हमारा कितना बड़ा हॉस्पिटल है, तेरा कितना छोटा सा क्लिनिक है, और हमने कहा कि अगर तू हमारे साथ आ जाए तो वो प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा देंगे, तेरी जिंदगी बन जाएगी, तू मस्त ऐश करेगा। पापा ने कहा समझ गए बेटे, गलती उसकी नहीं है, गलती हमसे हुई कि हमने तुम्हें सही बात नहीं समझाई। हमने तुम्हें जिंदगी के अंदर इतना एटीट्यूड तुम्हारे अंदर भर दिया कि तुम किसी की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए। इस तरह से बात नहीं कहती। अगर किसी को अपने साथ रखना हो, अगर किसी को अपने साथ लेके चलना हो तो प्रॉब्लम उसकी भी समझनी होती है, उसे अपनी भी समझानी होती है। आपका वे ऑफ टॉकिंग बहुत डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से किसके साथ बिहेव करना चाहिए। पापा ने कहा नो प्रॉब्लम, काम हो जाएगा, लेकिन इस बार मैं जाऊंगा, मैं बात करूंगा मिस्टर सी से और तुम सिर्फ खड़े होकर देखना कि बात कैसे की जाती है। एनीवे साहब ए और बी ने कहा चलो साहब देखते हैं। अब साहब उसके फादर जो हैं वो सी के पास पहुंचते हैं और सी को जाके बोलते हैं कि देखो बेटा सी ऐसा है कि
बहुत अच्छे डॉक्टर हो, हमने आपका बहुत नाम सुना है, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप इतनी सेवा करते हैं पब्लिक की, बहुत बढ़िया काम आप करते हैं, लेकिन अगर यही काम आप इस हॉस्पिटल में आके भी करेंगे तो इस हॉस्पिटल में आके करने से एक पहली बात तो ये कि जो पेशेंट यहाँ पे परेशान होते हैं, टेस्ट कराने के लिए बाहर जाते हैं और उन्हें जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं वो सब उन्हें नहीं झेलनी पड़ेगी। उनको वेटिंग हॉल मिल जाएगा प्रॉपर, कोई अपॉइंटमेंट को लेकर मारामारी नहीं, स्टाफ उनको मिलेगा जूनियर, वो सब फैसिलिटीज हम आपको देंगे। तो अगर आप यहां से उठकर इस हॉस्पिटल में आ जाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इस हॉस्पिटल के भी भाग जाग जाएंगे और कुछ पेशेंट को भी फैसिलिटी मिल जाएगी। तो उसके पापा ने कहा, और आगे चल के उन्होंने ये बात बोली कि बेटा एक बात और सुनो, क्योंकि मैं ही जानता हूं कि तुम यहां पर अभी पैसा एक साल में कितना कमा रहे हो, 2,40,00,000 रुपए तो तुम यहां कमा रहे हो, तो तुम अपनी कमाई छोड़ के यहां क्यों आओगे, ये बात भी मैं समझता हूं। इसलिए एक बात और बोली, क्या बोली कि अगर तुम यहां पर आते हो, हमारे हॉस्पिटल में काम करते हो, ये जगह छोड़ के अगर तुम हमारे हॉस्पिटल में हमारे बिजनेस में ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि हर साल तुम्हें प्रॉफिट में 3 करोड़ रुपए हिस्सा मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट में पार्टनर कितने के बनोगे, 1/3। पार्टनर तुम इक्वल ही बनोगे 1/3 के, लेकिन तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिनिमम गारंटी है, इतना तो तुम्हें हर साल मिलेगा। अब ये देखो कि इनडायरेक्टली उसके फादर ने एक बात और बोल दी कि इस क्लिनिक पे अगर तुम जितना काम कर सकते हो मैक्सिमम तुम अभी उतना काम कर रहे हो। अगर उतना काम मैक्सिमम करते रहे तो भी अभी तुम कितना पैसा कमाओगे, 2,40,00,000, इससे ज्यादा तो तुम अब नहीं कमा सकते क्योंकि मैक्सिमम इतना काम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम वही काम उतने ही दिन उतना ही टाइम यहां डिवोट करो तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, 3 करोड़, यानी कि 60 लाख रुपए का बेनिफिट इनडायरेक्टली उन्होंने सी को दे दिया कि 60 लाख रुपए की इनकम बढ़ जाएगी अगर तुम यहां से यहां आ जाते हो। और यह बात उन्होंने बड़े पोलाइट वे में बोली कि यह मिनिमम गारंटी की इनकम मेरी तरफ से है। अब सवाल हुआ कि भाई सी, अगर आप मिस्टर सी की जगह होते, तो क्या आप जाना पसंद करते? स्टूडेंट कहते हैं सर मैं जाना जरूर पसंद करता, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये क्या बोला है आपने उसे, 3 करोड़ रुपए क्या है। तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं मुझे इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करो सर, तब मैं जाके बात आगे बढ़ा सकता हूं। तो मैंने कहा बेटा लो आगे बात बढ़ाते हैं। आगे बात ऐसे बढ़ाते हैं कि सी ने क्वेश्चन पूछा कि सर जरा ये एक्सप्लेन करोगे आप 3 करोड़ रुपए क्या है। तो हॉस्पिटल में मतलब ये एक्सप्लेन किया उसके फादर ने कि देखो बेटा, अगर मान लो पहला साल ईयर 1, ये पहला साल है ईयर 1, हॉस्पिटल को प्रॉफिट हुआ, हॉस्पिटल का पूरा साल का अकाउंट बना और पूरे साल का अकाउंट बनाने के बाद पता चला कि हॉस्पिटल के अंदर लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है सपोज करो 9 लाख रुपए का, ये लीजिए ये लॉस हो गया। तो सी ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में आया और मान लो पहले साल में मुझे लॉस हो गया, आपके हॉस्पिटल को लॉस हो गया, तुमने कहा प्रॉफिट में 1/3 हिस्सा मिलेगा, तो लॉस हो गया तो लॉस में मेरा हिस्सा भी कितना बनता है, 1/3। तो बताओ कितने रुपए का लॉस आया, 3 लाख। तो सी ने कहा लो जी 2,40,00,000 की इनकम तो छोड़ो, उल्टा 3 लाख का नुकसान उठा लिया मैंने तो इस साल। तो ये समझाया उसके फादर ने, ए और बी के फादर ने ये समझाया कि सी को ना जी ना, अगर हॉस्पिटल को लॉस भी हुआ है, तुम्हारे हिस्से का लॉस भी अगर 3 लाख बनता है तो भूल जाओ, हम तुम्हें लॉस नहीं होने देंगे, हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए पहले साल में भी देंगे, तुम्हें 3 करोड़ पूरा मिलेगा, हमें लॉस हो रहा है होने दो। और ये बात हम आपको इन राइटिंग में लिख के देंगे गारंटी के ऊपर कि भैया तुम्हें 3 करोड़ रुपए मिलेगा। मैं और समझाता हूं, मान लो दूसरा साल आया, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ, मान लो प्रॉफिट कितना हुआ, 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऐसे समझो आप। अब 12 लाख के प्रॉफिट में इसका 1/3 हिस्सा कितना बनता है, तो इसका 1/3 हिस्सा बनता है 4 लाख रुपए। तो सी ने बोला तुम मुझे 4 लाख दोगे, हमने कहा नहीं, हम आपको गारंटी दे चुके हैं कि आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 4 लाख आपका हिस्सा और देंगे हम आपको, 2,96,00,000 रुपीज आपको और मिलेगा। आपको हम 3 करोड़ करके देंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस। हमने कहा और बोलो सी साहब कोई कंफ्यूजन? कह रहा हाँ जी और कंफ्यूजन है। कह रहा बोलो क्या कंफ्यूजन है? कह रहा मान लीजिए सर कि तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ और मान लीजिए प्रॉफिट हुआ 15 करोड़ रुपए का, तो बताओ 15 करोड़ को अगर हम 1/3 करें तो बताओ सी का हिस्सा कितना बनता है, 5 करोड़ रुपए सी का हिस्सा बनता है। तो सी ने कहा मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है कि आपने मुझे गारंटी 3 करोड़ की दी है, अगर प्रॉफिट में मेरा हिस्सा 1/3 5 करोड़ बनता है तब भी आप मुझे 3 करोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, फिर तो हम आपको पूरा 5 ही करोड़ देंगे। गारंटी
मिनिमम की हमने आपको दी है कि चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको कम से कम 3 करोड़ मिलेगा। लेकिन अगर आपका हिस्सा ज्यादा बन रहा है तो ज्यादा ही आपको मिलेगा। अब बताइए कि क्या आप मिस्टर सी की जगह होते तो क्या अब आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते? देखिए, एथिक्स की बात अगर हम करें या वट एवर कुछ और बातें भी करें तो बिजनेस डील में कोई बुरी बात नहीं है, ये डील फाइनल हो सकती है। गारंटी क्यों दी जाती है? गारंटी इस हम कोई फर्म किसी पार्टनर को गारंटी क्यों देगी? वैसे पहले ये पार्टनरशिप फर्म किसकी थी? ए और बी की थी ये पार्टनरशिप फर्म। इन्होंने गारंटी किसको दी? सी को। हम किसी पार्टनर को गारंटी क्यों देंगे? कह रहे सर इसलिए देंगे कि किसी भी तरह से वो हमारा पार्टनर बन जाए। हम अपना पार्टनर जबरदस्ती बनाने की कोशिश उसी को करते हैं जब हमें पता होता है कि इस पार्टनर में गट्स हैं, जब हमें पता होता है कि अगर ये हमारी टीम में आ जाए तो हमारा बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना स्टार्ट कर देगा। इसे बोलते हैं गारंटी टू पार्टनर। कि हमने एक फर्म ने किसी आउटसाइडर को गारंटी दी कि तू हमारा पार्टनर बन जा, हम तुझे प्रॉफिट में इतना मिनिमम हिस्सा देंगे। एनीवे, मुझे लगता है कि आप इस स्टोरी से ये बात तो समझ गए होंगे कि व्हाट इज गारंटी टू पार्टनर। चलिए, गारंटी क्या होती है ये एक तरफा बात खत्म हो गई। अब हमें यह समझना होगा कि इसको हम अपने कोर्स से, हम इसको अपने इस चैप्टर से कनेक्ट कैसे करें। हम कैसे समझें कि यार ये पार्टनरशिप फंडामेंटल का पार्ट कैसे बन गया। इसे कनेक्ट करने के लिए अब मैं आपको दूसरा पॉइंट समझाता हूं। हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ते हैं कि इसको हम अपने टॉपिक से कैसे कनेक्ट करें। देखिए, अगर हम ये देखें कि गारंटी टू पार्टनर है, एग्जामिनर हो सकता है कि इस गारंटी का एक केस आपको 1 मार्क में 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और वो उसमें आपसे कहे कि गारंटी के केस में आप मेरे को सिर्फ एक वर्किंग नोट बना के दिखा दो। ऐसा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, गारंटी के क्वेश्चन में 1 मार्क में। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे क्या करें, एग्जामिनर आपको 6 मार्क्स में आपसे ये कहे कि आप मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। अब आपको पता है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, लेकिन उसमें गारंटी कनेक्ट कर देगा। साहब बढ़िया बात, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने क्यों पढ़ा? कह रहे सर गारंटी के लिए। तो गारंटी में आप P&L एप्रोप्रिएशन फिर दोबारा वापस आ गया भाग के। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि एग्जामिनर 4 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन कनेक्ट कर दे और 4 मार्क के क्वेश्चन में वो एक क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट का बना दे, पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन आपसे बना दे। तो आपको अब शायद एक बात समझ में आ रही होगी कि गारंटी का केस हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क में हो जिसमें सिर्फ एक वर्किंग नोट पे जिक्र किया जाए। ये भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क में हो जिसमें आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जिक्र किया जाए। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन एग्जाम में 4 मार्क में हो जिसमें आपसे पास्ट एडजस्टमेंट का जिक्र किया जाए। अब लगभग हम उन सभी प्रोफेशनल टॉपिक के ऊपर आके खड़े हो गए हैं जो एग्जाम में जिनकी जगह कंफर्म है। कई स्टूडेंट ने मुझे बहुत कहा कि सर ये चैप्टर जल्दी खत्म करा दो, आप बहुत डिले कर रहे हो, आप बहुत सारे पार्ट बना रहे हो। तो मैं यही बात उनको समझा रहा था कि बेटे स्लो पढ़ना है, लेकिन हमें उस चीज तक भी पहुंचना है जो एग्जाम का लेवल है। तेज अगर आपने पढ़ लिया, जैसे कई आपके स्कूलों में या कई बच्चे दूसरे के पढ़ रहे हैं, हो सकता है चैप्टर खत्म भी हो गया, लेकिन जब आप उनसे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करवाओगे, जब एग्जामिनर उनसे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स कर पूछता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पेशेंसफुली नहीं पढ़ा उस चैप्टर को। बहुत से बच्चे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पढ़ के खुश हो जाते हैं। बहुत से बच्चे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर ही खुश हो जाते हैं कि भैया हमें तो बहुत कुछ आता है। और कई बच्चे तो असाइनमेंट तक करने की जरूरत नहीं समझते हैं कि असाइनमेंट ही कर ले ढंग से बैठ के। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अब आप बुक के न्यूमेरिकल देखो। अब कैसे देखने हैं बुक के न्यूमेरिकल? कुछ नहीं करना आपको, आप सिर्फ क्या करा करो कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, रैंडमली क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन को करके देखो कि वाकई आपको वो क्वेश्चन आता है। 2 या 3 क्वेश्चन डेली करो आप लोग। ज्यादा अगर आपने डिफरेंस बना लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा भी मैंने लास्ट में था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके शायद क्वेश्चन नंबर 75-76 मैंने कहा था। एक दिन में बैठ के बेटे कोई बच्चा नहीं कर सकता, ना उसके पास इतना टाइम है और उसे दूसरे सब्जेक्ट पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। तो करना क्या है? करना यह कि डेली बेस पे आपको अकाउंट पर टच बनाना पड़ेगा। अगर आप 95 और 100 के बीच में मार्क्स लाना चाहते हैं तो एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसके पास बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के। वो आपके माइंड को किसी भी तरह से यूज कर सकता है।
इसीलिए मैं आपको सबको समझा रहा हूं कि बहुत नहीं, डेली कम से कम भी कुछ नहीं तो सारी कोचिंग लेने के बाद, सारी क्लासेस लेने के बाद 1 घंटा बेटा कम से कम डेली बैठ के अकाउंट की प्रैक्टिस करो। अदरवाइज रिजल्ट पॉजिटिव नहीं होंगे। आप बेकार में बोलते रहोगे कि आपको आता है, आपको आता है, लेकिन जब एग्जाम में आप पेपर देकर आएंगे, जब आपके मार्क्स आएंगे, वो रिजल्ट आपके एक्सपेक्टेशन के जस्ट रिवर्स होगा। उसमें पीटीएम बुलाई जाएगी, उसमें क्या होता है वो आप पिछले 10-12 साल से झेल ही रहे हो कि पीटीएम में क्या होता है। एनीवे, फिलहाल हमारा मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि अब मुझे आपको गारंटी के अंदर 3 बातें सिखानी है। ये वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं, अगर ये क्वेश्चन P&L प्रिपरेशन में आ जाए तो इसको कैसे करते हैं, अगर गारंटी का क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट में आ जाए तो इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट पे आज बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग नोट आपका अगर P&L प्रिपरेशन का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी वर्किंग नोट बनेगा, अगर पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट सीखना हमारी मजबूरी है, वो दोनों केस में बनता है। चलिए पहले वर्किंग नोट पे बात करते हैं, ये कैसे बनता है। देखिए, हाँ बच्चों, तो वर्किंग नोट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप ये लीजिए कि मान के चलिए कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी, 3 पार्टनर हैं, और हमारे को इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है 3:2:1, ठीक है। और हमने जो गारंटी दी है, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी फॉर ₹1,20,000। हमने सी को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है वो 1,20,000 रुपए, कि सी को हमने बोला है कि तू हमारा पार्टनर बन जा, कम से कम हम तुझे प्रॉफिट में 1,20,000 रुपए देंगे। चलिए, अब क्वेश्चन के अंदर हमें यहां पर गिवन है डिविजिबल प्रॉफिट। मुझे लगता नहीं कि कोई स्टूडेंट में से पूछेगा कि सर डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप सब जानते हैं क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर जो प्रॉफिट आ रहा है निकल के, वो प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास है 3 लाख रुपीस। 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट होता है क्वेश्चन में। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है आप सब जानते हैं। चलिए ठीक, अब एग्जामिनर कहता है सर इसके अंदर वर्किंग नोट बना के दिखाओ 1 मार्क के अंदर, सी को प्रॉफिट कैसे मिलेगा। आइए, ये क्वेश्चन है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वर्किंग नोट बनाना बेहद आसान है। आप क्या करें, ऐसे लिखे वर्किंग नोट, ऐसे लिखें उसमें ए, फिर बी और फिर सी। यहां पे लिखें ऐसे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट आपको कितने रुपए का है, 3 लाख रुपीस का। इस 3 लाख के प्रॉफिट को इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटो आप। तो ये अमाउंट हमारे पास आता है 1,50,000, ये अमाउंट हमारे पास आता है 1 लाख, और ये अमाउंट हमारे पास आता है 50। यानी कि पहले जो नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमने कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक लाइन छोड़ के आप इस तरह से लाइनें खींचेंगे, ये क्लोज करके दिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि सी को आपने कितने रुपए की गारंटी दी है, सी को आपने गारंटी दी है 1,20,000, पर अभी उसके हिस्से में कितने आ रहे हैं 50। कितना पैसा कम पड़ रहा है, तो स्टूडेंट कहता है सर 70। तो 70,000 रुपए अगर आप इसको और दोगे तब जाके इसकी गारंटी पूरी होगी। इस 70,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, जो 70,000 रुपए कम पड़ रहे हैं इसी को यहां पे लिखना है डेफिशिएंसी ऑफ सी। डेफिशिएंसी ऑफ सी का मतलब इतने रुपए की डेफिशिएंसी सी की आ रही है। ये जो डेफिशिएंसी सी की आ रही है 70,000 रुपए, इसको कौन देगा लाके, इसको तो चलो 1,20,000 रुपए यहां पूरे हो गए, ये डेफिशिएंसी कौन देगा। कह रहे सर क्वेश्चन में जाके पढ़ो कि ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। हमने सर क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सी को अगर पैसे कम पड़ गए तो कौन देगा। कह रहे सर अगर साइलेंट क्वेश्चन है और कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप बच्चों को सिखाओ कि उस केस में बाकी के जो 2 पार्टनर हैं कौन कौन है, ए और बी, ये दोनों उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे, यानी कि 70,000 रुपए ए और बी मिलकर देंगे। अच्छा, अब अगर ए और बी मिलकर देंगे तो कितना ए देगा कितना बी देगा, ये कैसे डिसाइड होगा। कह रहे सर ये बात भी आप क्वेश्चन में ही जाके पढ़ो। तो हमने क्वेश्चन में जाके पढ़ा तो क्वेश्चन में तो कहीं लिखा हुआ कि ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो कह रहे एक काम करो, फिर अगर क्वेश्चन में लिखा होता तो फिर वही माना जाता, पर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो एक काम करो, ए की रेशियो कितनी लिखी है आपने 3, तो यहां पे 3, बी पे कितनी लिखी है 2, तो यहां पे 2। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा तो 3:2 की रेशियो में ये डेफिशिएंसी बियर की जाएगी। कैसे बियर की जाएगी, यानी कि 70,000 इंटू 3/5।
ए इतने पैसे देगा और बी कितने देगा 70,000 इंटू 2/5। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 4,48,000 रुपीज ये देगा और ये हो गया 32,000, सॉरी गलत आ गया ये 42,000 रुपीज ये देगा और 28,000 रुपीज ये देगा, ये डेफिशिएंसी। तो 42,000 हम इसके प्रॉफिट में से कम कर लेंगे ऐसे, और 28,000 हम इसके प्रॉफिट में से कम कर लेंगे ऐसे। अब यानी कि इसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा 1,08,000, इसको प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा 62,000, ये लीजिए। तो इस तरह से 72,000 रुपीज इसको मिलेगा। इसको हम बोलेंगे फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट इतना मिलेगा। ये देखिए, ये है वर्किंग नोट बनाने का तरीका। तो पहले कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसे देख लो, लाइनें छोड़ो, इसको कितने गारंटी दी है प्लस कर दो, इसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा क्वेश्चन में पढ़ेंगे, नहीं लिखा तो ए और बी बियर करेंगे, किस रेशो में, जो उनकी ओरिजिनल रेशो है, ऐसे ये चलता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं वर्किंग नोट के ऊपर कैसे करते हैं इसको। आई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसको कैसे कर रहे हैं। मान के चलिए कि आपके पास ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है और इसमें मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू बी को हमने इसमें मिनिमम प्रॉफिट ऑफ गारंटी दी है और बी को हमने ये बोला है कि हम आपको प्रॉफिट में 40,000 रुपीज का शेयर मिनिमम देंगे। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास है, सपोज करो 1 लाख रुपीज, ये हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है और उसमें ये भी लिखा है डेफिशिएंसी इफ एनी बोन्ड बाय ए एंड सी इक्वली। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डेफिशिएंसी आएगी तो वो इक्वली बियर की जाएगी। अब ना लिखा होता तो फिर इसको डेफिशिएंसी को कौन बियर करता, ए और सी बियर करते हैं 5:2 की रेशो में, लेकिन अगर ये बात लिखी है तो ऐसे होगा। चलिए सॉल्यूशन में वर्किंग नोट कैसे बनेगा, वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट बनाया, ऐसे लिखा ए, ऐसे लिखा बी, ऐसे लिखा सी। सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए का है, 1 लाख रुपए का। इस 1 लाख के प्रॉफिट को 5:3:2 के रेशो में बांटा, तो यहां पर अमाउंट आया 50, यहां पर अमाउंट आया 30, यहां पर अमाउंट आया 20। अब डिफरेंस छोड़ के इस तरह से लाइनें खींच दी, ये लाइन खींच दी हमने। अब यहां पर पहले बी को गारंटी दी है, बी को कितनी गारंटी दी है 40, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं 10, ये 10 करके इस 10,000 को बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ बी। ये डेफिशिएंसी ऑफ बी है, तो बी के पैसे तो पूरे हो गए 40,000 रुपए। अब ये डेफिशिएंसी कौन पे करेगा, ए और सी। ए और सी किस रेशो में करेंगे, इक्वली लिखा है, इसको इक्वली बांट दे तो 5,000 रुपए इसमें से कम कर दो, 5,000 रुपए इसमें से कम कर दो। इसने अपने हिस्से में से 5 दिए, इसने अपने हिस्से में से 5 दिए, इसके 10 हो गए। इसको कितना मिलेगा 45,000, इसको कितना मिलेगा 15,000। इसको क्या बोलते हैं फाइनल प्रॉफिट। होपफुली मुझे समझ लग रहा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 1 मार्क के अंदर जो हमारे पास वर्किंग नोट आता है वो बहुत टफ नहीं होता, बड़ा आसान सा केस होता है। अब इसी के अंदर हालात धीरे धीरे कैसे बदलते हैं, इसको और बेटर समझने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। उसके अंदर भी ये वर्किंग नोट बनता है। अगर मैं पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन भी कराऊं उसके अंदर भी ये वर्किंग नोट बनता है, पर उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेट करेंगे। तब तक आप वर्किंग नोट से रिलेटेड मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, उसको कीजिएगा। लगभग 5-6 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, पर उससे आपको वर्किंग नोट की हैबिट पड़ जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।